शराब घोटाला और 52 करोड़ का महल अरविंद केजरीवाल का पीछा न तो छोड़ रहा है और लगता नहीं कि कभी छोड़ेगा। 52 करोड़ के महल का भांडा फूटने के बाद केजरीवाल क्या, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की ही बोलती बंद हो गई है और कोई भी नेता इस मामले पर चूं भी नहीं करता है। लेकिन विपक्ष की बीजेपी इस मुद्दे पर बिना नागा हर दिन केजरीवाल पर हमला करती है और केजरीवाल उसे झेलने को विवश हैं। इसी 52 करोड़ के महल को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को अपने रडार पर लिया। एनडीए सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्मृति ईरानी ने कहा, धिक्कार है उस मुख्यमंत्री पर जो 40 करोड़ से ज्यादा का शीश महल बनवाता है और दिल्ली की जनता को साफ पीने के पानी के लिए मोहताज करवाता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री पर धिक्कार है जो अपने लिए 40 करोड़ से ऊपर का शीश महल बनवाता है। ईरानी ने आगे कहा कि सीएम ने दिल्ली की जनता को साफ पीने के पानी के लिए मोहताज करवाया। उन्होंने आगे कहा कि सीएम लोगों को बिजली का बिल नहीं मिलने का लालच देते हैं और बाद में बिल देकर बिजली भी नहीं देते। ऐसे मुख्यमंत्री पर धिक्कार है। ईरानी ने कहा कि जब राम मंदिर जग को समर्पित किया जाएगा तो केजरीवाल को दोबारा नानी जी का सपना आएगा। स्मृति ईरानी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने केजरीवाल पर ही वार किया। उन्होंने कहा, केजरीवाल पैसा नहीं देते लेकिन फीता काटने जरूर आ सकते हैं। पैसा केंद्र का लगता है और फीता काटने केजरीवाल आ जाते हैं। तभी सभा में मौजूद लोगों ने फर्जीवाल और नटवरलाल के नारे लगाने शुरू कर दिए। ईरानी ने कहा, मैं ऐसा उनके बारे में नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं। ईरानी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि जिस कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात करते थे, आज उन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए बेताब हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी का ज्ञान तभी बाहर निकलता है जब वे इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं। वैसे ही न्यूयॉर्क गए कपिल सिब्बल को ये आइडिया आया कि यूपीए 3 की सरकार 2024 में बन सकती है। यहां नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के गुब्बारे में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पिन मार दी तो अब कपिल सिब्बल उसी गुब्बारे में हवा भरने निकल पड़े। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2024 में यूपीए 3 की काफी संभावनाएं हैं, बशर्ते विपक्षी दलों के पास समान मकसद हो, इसे प्रतिबिंबित करने वाला एक एजेंडा हो। वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उम्मीदवारों को खड़ा करते समय बहुत कुछ देने और पाने के लिए तैयार रहें। विपक्ष की एक प्रमुख आवाज और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बजाय विपक्षी दलों को भारत के लिए नई सोच पर बात करनी चाहिए। कपिल सिब्बल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होनी है, जिसकी मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। सिब्बल ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत इस बात का उदाहरण है कि भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव अलग आधारों पर लड़ा जाता है, जहां 2 या अधिक राजनीतिक दलों की उम्मीदवार एक ही सीट के लिए स्पर्धा कर रहे हों। मुझे लगता है कि इन 3 चीजों पर सहमति बन जाने पर यूपीए 3 की काफी संभावनाएं हैं। सिब्बल ने कहा कि मतभेदों की बात एक अतिशयोक्ति है और कई राज्यों में कुछ राजनीतिक दल वास्तव में प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए कांग्रेस राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भाजपा के खिलाफ असल विपक्ष है। इन राज्यों में कोई समस्या नहीं। कुछ राज्यों में विपक्ष की गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में। हम सभी जानते हैं कि टीएमसी प्रमुख भागीदार हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत कम विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां किसी भी तरह का संघर्ष होगा। सिब्बल ने कहा कि इस तरह तमिलनाडु में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस और डीएमके बिना किसी वास्तविक संघर्ष के कई बार साथ लड़े हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जैसे राज्य में समस्या हो सकती है। वाईएसआरसीपी, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के संभावित त्रिकोणीय मुकाबले के कारण आंध्र प्रदेश में कोई विपक्षी गठबंधन होने की संभावना नहीं है। सिब्बल ने कहा कि गोवा में फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में असली विपक्ष का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करती है। राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का कनिष्ठ सहयोगी रहना अच्छा होगा। मायावती इन सब में शामिल नहीं है, इसलिए गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह सभी संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगी। बिहार में भी कांग्रेस की कोई वास्तविक उपस्थिति नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस मोर्चे पर कोई समस्या है। उन्होंने कहा कि जिन 3 शर्तों की मैंने बात की है
उनके पूरा होने पर सीट का बंटवारा कोई वास्तविक समस्या नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2024 की चुनावी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ है जिसे वे बनाए रखना चाहते हैं। सिब्बल ने कहा कि 2024 में संप्रग 3 सफल हो सकता है, बशर्ते विपक्षी दलों के पास समान मकसद हो, इसे प्रतिबिंबित करना एजेंडा हो और इसे सोच के साथ आगे बढ़े। बहुत कुछ देने और पाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में टिकट वितरण के समय लेने देने की आवश्यकता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब पीने के गंभीर आरोप लगे हैं, संसद भवन हो या गुरुद्वारा या फिर किसी का अंतिम संस्कार, हर कहीं शराब के नशे में जाने का आरोप भगवंत मान पर लगता रहा है। जर्मनी दौरे के दौरान भगवंत मान ने शराब पीकर इतना नशा कर लिया कि उन्हें विमान से उतार दिया गया था। भगवंत मान के ऊपर एक तरह से शराबी सीएम का ठप्पा लग चुका है। कहा जाता है कि नशे की इसी लत की वजह से उनकी पहली पत्नी से उनका तलाक हो गया। अब इन आरोपों पर भगवंत मान ने अपनी तरफ से सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर मैं 12 साल से लगातार शराब पीता रहता तो क्या अभी तक जिंदा रहता। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक लगातार ड्रिंक करने के बाद कोई सही सलामत रह सकता है क्या। अपनी सफाई में भगवंत मान ने कहा, क्या मेरा लीवर लोहे का बना हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब विपक्षी नेताओं को कुछ नहीं मिलता तो वो यही बातें करने लगते हैं कि मैं हमेशा शराब पीता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठते ही पहले फाइल मांगता हूं। इस तरह 1.5 साल में मैंने उतना काम कर दिखाया जितना बीते 70 सालों में किसी ने नहीं किया। भगवंत मान ने जनवरी 2019 में एक रैली के दौरान अपनी मां और अरविंद केजरीवाल के सामने शराब छोड़ने की कसम खाई थी। हालांकि इसके बावजूद उनके ऊपर शराबी होने का ठप्पा हट नहीं पाया। विपक्ष का यह आरोप है कि बीते साल जर्मनी दौरे पर मान ने इतनी शराब पी ली थी कि उन्हें प्लेन से उतार दिया गया था। आरोप के मुताबिक वो इस कदर नशे में थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इसी के चलते फ्लाइट की भी देरी हुई। बाद में आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को झूठा बताया था और इसके अलावा भी कई मामले हैं जब भगवंत मान संसद भवन में अंतिम संस्कार में और गुरुद्वारा तक में शराब पीकर पहुंचने के आरोप उन पर लगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिवसेना में बगावत क्यों हुई, उद्धव ठाकरे को सत्ता से क्यों बेदखल होना पड़ा, इसको लेकर अब तक सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा जाता रहा कि बीजेपी ने शिवसेना के खिलाफ साजिश की और एकनाथ शिंदे के सहारे शिवसेना को तोड़ दिया। लेकिन इस कहानी की हकीकत कुछ और है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना में हुए पूरे विद्रोह की कहानी सामने रखी। उनका कहना है कि राज्य में सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया था। इसी वजह से शिवसेना विधायकों ने हंगामा किया था। 2022 के जून जुलाई में शिवसेना विधायकों ने बगावत कर दी थी और करीब 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे से ज्यादा अलग हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। शिवसेना के कम विधायक चुने जाने की बात भी तय की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में शिवसेना के विधायक भड़क गए थे। बावनकुले ने बताया कि एमवीए में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 100 विधायकों का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद उद्धव मंत्रालय तक नहीं जा रहे थे और उनके पास पेन भी नहीं था। तत्कालीन डिप्टी सीएम अजीत पवार मंत्रालय में काम कर रहे थे। भाजपा नेता के अनुसार एनसीपी के लक्ष्य के चलते शिवसेना विधायकों को नहीं चुने जाने का डर सताने लगा था और इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। लंबी खींचतान के बाद राज्य में शिंदे भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक असली शिवसेना की लड़ाई पहुंच गई। चुनाव आयोग ने शिंदे समूह को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। उद्धव ने पार्टी का नाम बदलकर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रख लिया। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की नेता एवं विधान पार्षद मनीषा कायंदे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मामलों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे बाहर हैं। कायंदे ने यह भी दावा किया कि ठाकरे गुट में महिलाओं से पैसे मांगे जाते हैं। पिछले 2 दिनों में ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के लिए ये दूसरा झटका है। एक दिन पहले वरिष्ठ नेता शिशिर शिंदे ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। लोकसभा और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर देश की ओर दिल्ली का सियासी पारा अभी और चढ़ने लगा है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी सियासी जमीन पाने के लिए पसीना बहा रही है, तो घोटालों में घिरे अरविंद केजरीवाल भी अपने को दूध का धुला साबित करने के लिए दिल्ली ही नहीं दूसरे राज्यों में भागदौड़ कर रहे हैं। चुनाव करीब देखकर वे अचानक राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसमान पर मंडराने लगे हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर सरकार द्वारा किए गए कार्य को लेकर दिल्ली की जनता के बीच लगातार जनसभा कर रही है, दिल्ली सरकार की नाकामी गिना रही है और साथ ही बीजेपी नेता मोदी सरकार के कामों की जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं। इसी सिलसिले में एक जनसभा के दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को एक तोता उपहार में दिया है। अब अरविंद केजरीवाल खुद को इकलौता पढ़ा लिखा नेता बताते हैं, तो ऐसे में भगवंत मान उन्हें अनपढ़ तोता कैसे उपहार में देते। इसलिए उन्होंने एक हाई क्वालिफाइड और कट्टर ईमानदार तोता केजरीवाल को दिया। एक शानदार पिंजड़े में बंद तोते को सीएम की चौखट पर टांग दिया तो आवाजें आने लगी कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है। अब तोते के दिमाग में ही बैठ गया है कि केजरीवाल चोर है। इस बात को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल परेशान हो गए। उन्होंने तोते की गर्दन पकड़ी और पानी में डाल दी। तब तोते को लगा कि सच बोलूंगा तो मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। जान बचाने के लिए उसने सच बोलने से इनकार कर दिया। अगले दिन सीएम अरविंद केजरीवाल से कुछ लोग मिलने आए तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की धड़कन बढ़ने लगी। वे सोचने लगे कि कहीं तोता फिर से सच न बोल दे। दूसरी तरफ तोते को तो जान प्यारी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। जब केजरीवाल तोते से आगे बढ़े तो तोते ने आवाज लगाई कि मैंने क्या कहा, तुम समझ तो गए ना। दिल्ली की सत्ता से सालों से दूर रही बीजेपी अब एमसीडी भी गंवा चुकी है। एमसीडी पर आम आदमी पार्टी दिल्ली का कब्जा है। इतना ही नहीं, पंजाब में भी आपकी सरकार है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जयराम रमेश को ऐसा बयान देने से पहले अंदरूनी चर्चा करनी चाहिए थी। गांधी शांति पुरस्कार के साथ ही गीता प्रेस को 1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया जाना है, लेकिन गीता प्रेस मैनेजमेंट सम्मान तो स्वीकार करेगी, लेकिन 1 करोड़ की राशि नहीं। जयराम रमेश के बाद आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने भी गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज दिए जाने पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार पूर्ण रूप से गांधी विरोधी है। सरकार को चाहिए कि वो गीता प्रेस को जितना मन हो उतना पैसा दें, लेकिन गांधी के नाम पर न दें। राजद मनोज झा बयान तब आया जब गीता प्रेस से बात स्पष्ट कर चुकी है कि उन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2021 स्वीकार है, लेकिन वो इसके साथ मिलने वाले 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं लेंगे। गीता प्रेस में धार्मिक किताबें प्रकाशित होती हैं और एक बार इन पर जिल्द चढ़ने के बाद इन्हें कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। इन्हें रखने के लिए लकड़ी के फट्टे हैं। इसके अलावा इन्हें मशीन से नहीं हाथों से चिपकाया जाता है, क्योंकि बाजार में बिकने वाली गोंद जानवरों से जुड़ी चीजों से मिली होती है। गीता प्रेस सालाना 2 करोड़ से ज्यादा पुस्तक छापकर देश विदेश में भेजती है। 100 साल में प्रेस ने 41 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। 100 दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक। पिछले 100 साल में 41 करोड़ से अधिक धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन कर उन्हें देश विदेश तक पहुंचाने का माध्यम बनने वाली गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने का फैसला किया गया तो जयराम रमेश समेत कई विपक्षी नेता किलस गए। जयराम रमेश ने तो गीता प्रेस की तुलना नाथूराम गोडसे से कर डाली। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सावरकर या गोडसे को सम्मान मिला हो। जयराम रमेश के ट्वीट करने के बाद सियासी विवाद शुरू हो गया। भाजपा नेता शहजाद जय हिंद ने कहा कि हैरानी नहीं हो रही, कांग्रेसियों को गीता प्रेस से दिक्कत है। अगर ये कोई और प्रेस होती तो इसकी प्रशंसा हो रही होती, लेकिन गीता प्रेस के कारण इन्हें समस्या है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग सेक्युलर लगती है, मगर गीता प्रेस कम्युनल है। जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, पर गीता प्रेस सांप्रदायिक है। ये गीता को जिहाद से जोड़ते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया, जो इस साल अपनी शताब्दी मना रहा है। अक्षय मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है। इसमें वह महात्मा के साथ इसके तूफानी संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर अपने साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। सूत्रों का कहना है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के विरोध में जयराम रमेश के ट्वीट से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता सहमत नहीं हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक गीता प्रेस को लेकर जयराम रमेश का बयान गैर जरूरी है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की बड़ी भूमिका रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जयराम रमेश को ऐसा बयान देने से पहले अंदरूनी चर्चा करनी चाहिए थी। गांधी शांति पुरस्कार के साथ ही गीता प्रेस को 1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया जाना है, लेकिन गीता प्रेस मैनेजमेंट सम्मान तो स्वीकार करेगी, लेकिन 1 करोड़ की राशि नहीं। जयराम रमेश के बाद आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने भी गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज दिए जाने पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार पूर्ण रूप से गांधी विरोधी है। सरकार को चाहिए कि वो गीता प्रेस को जितना मन हो उतना पैसा दें, लेकिन गांधी के नाम पर न दें।
राजद मनोज झा बयान तब आया जब गीता प्रेस से बात स्पष्ट कर चुकी है कि उन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2021 स्वीकार है, लेकिन वो इसके साथ मिलने वाले 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं लेंगे। गीता प्रेस में धार्मिक किताबें प्रकाशित होती हैं और एक बार इन पर जिल्द चढ़ने के बाद इन्हें कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। इन्हें रखने के लिए लकड़ी के फट्टे हैं। इसके अलावा इन्हें मशीन से नहीं हाथों से चिपकाया जाता है, क्योंकि बाजार में बिकने वाली गोंद जानवरों से जुड़ी चीजों से मिली होती है। गीता प्रेस सालाना 2 करोड़ से ज्यादा पुस्तक छापकर देश विदेश में भेजती है। 100 साल में प्रेस ने 41 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। 100 दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक। पिछले 100 साल में 41 करोड़ से अधिक धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन कर उन्हें देश विदेश तक पहुंचाने का माध्यम बनने वाली गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने का फैसला किया गया तो जयराम रमेश समेत कई विपक्षी नेता किलस गए। जयराम रमेश ने तो गीता प्रेस की तुलना नाथूराम गोडसे से कर डाली। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सावरकर या गोडसे को सम्मान मिला हो। जयराम रमेश के ट्वीट करने के बाद सियासी विवाद शुरू हो गया। भाजपा नेता शहजाद जय हिंद ने कहा कि हैरानी नहीं हो रही, कांग्रेसियों को गीता प्रेस से दिक्कत है। अगर ये कोई और प्रेस होती तो इसकी प्रशंसा हो रही होती, लेकिन गीता प्रेस के कारण इन्हें समस्या है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग सेक्युलर लगती है, मगर गीता प्रेस कम्युनल है। जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, पर गीता प्रेस सांप्रदायिक है। ये गीता को जिहाद से जोड़ते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया, जो इस साल अपनी शताब्दी मना रहा है। अक्षय मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है। इसमें वह महात्मा के साथ इसके तूफानी संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर अपने साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। सूत्रों का कहना है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के विरोध में जयराम रमेश के ट्वीट से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता सहमत नहीं हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक गीता प्रेस को लेकर जयराम रमेश का बयान गैर जरूरी है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की बड़ी भूमिका रही है। A report, News of India.